अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक हैं, उम्मीद करते हैं मज़े में होंगे। मैं भी काफ़ी अर्से के बाद यानी कि तकरीबन 10 दिन के बाद ये व्लॉग बना रहा हूँ, आपके सामने लेके आया हूँ व्लॉग। तबीयत भी कुछ ठीक नहीं थी, मौसम यहाँ का चेंज हो रहा था, कुछ अचानक गर्मी हुई, फिर थोड़ी सर्दी हुई और आज ये माशाल्लाह मौसम काफ़ी अच्छा था। सुबह तकरीबन 17-18 डिग्री सेंटीग्रेड था और अभी हल्की हल्की सी हवा में फुनकी है। और मैं अपने दोस्त के साथ, मेरा सदी के साथ बैठा हूँ। तो हम लोग कैफेटेरिया में आए थे, यहाँ बैठ के ज़रा गुफ्तगू कर रहे थे स्वीडन की पॉलिसी के हवाले से और स्वीडन में नित नए जो प्रोग्राम यहाँ पर स्टार्ट हुए और उसके हवाले से हम गुफ्तगू कर रहे थे। तो हमने काफ़ी देर तक स्टूडेंट के हवाले से ही बात की और ये देखते हैं। हाँ भाई दोस्तों, और कैसे सब ठीक है? तो मेरे सामने मेरे साथ बैठे मेराज, ये मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। जब हम स्वीडन में आए तो हम साथ ही थे और आज तक साथ ही हैं। तकरीबन 16-17 साल हमें इधर हो गए स्वीडन में। तो मेराज, तुमने एक नई खबर सुनी स्वीडन के हवाले से, इमिग्रेशन पॉलिसी के हवाले से? जो पिछले दिनों जो स्वीडन की जो माइग्रेशन मिनिस्टर है मारिया, उसने नई खबर दी कि पहले तो हम यहाँ पर स्वीडन में ये होता था कि हम 5 साल के अंदर हमें पासपोर्ट मिल जाता था। बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ, लेकिन अभी ये नई जो पॉलिसी आ रही है जो अगले साल से स्टार्ट हो जाएगी, इसमें तकरीबन 8 से 10 साल के बाद आपको पासपोर्ट मिल सकेगा। जो भी नए यहाँ पर आएंगे उनको 8 से 10 साल रहने के बाद फिर पासपोर्ट मिलेगा, क्योंकि यूरोप की मुख्तलिफ दूसरी कंट्रीज़ में जिसमें इटली, जर्मनी, फ्रांस, यहाँ पर तकरीबन पासपोर्ट जो है वो 8 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल के बाद ही मिलता है। तो मारिया के मुताबिक, जो मारिया स्वीडिश माइग्रेशन मिनिस्टर है, उसने ऐसा ही कहा कि स्वीडन ही ये वाहिद मुल्क है जो कि 5 साल में पासपोर्ट देता था। उसके अलावा पुर्तगाल था, लेकिन अब पुर्तगाल ने भी थोड़ा लेट कर दिया है। और जैसे बड़े जाइंट हैं यहाँ पे जो यूरोप के, जिसमें इटली, फ्रांस वगैरह हैं, इन लोगों की पॉलिसी जो है वो 8 से 10 साल है। मेजॉरिटी जहाँ तक मेरी नॉलेज है सिर्फ एक स्वीडन ही वाहिद रह गया था जहाँ पे कोई लैंग्वेज टेस्ट और इस तरह का, और जो ड्यूरेशन आप बोल रहे हो, सिविक्स टेस्ट हो गया, लैंग्वेज टेस्ट हो गया, तो इसके बगैर ही यहाँ पे परमानेंट भी हो रहा था, नेशनलिटी भी हो रही थी। जबकि रेस्ट ऑफ द यूरोप में हर जगह ये कानून है और इम्प्लीमेंट है और प्रैक्टिस है कई सालों से कि वो बगैर लैंग्वेज के और सिविक्स टेस्ट के आपको कहीं परमानेंट पर है ये, और कहीं ये रिक्वायरमेंट सिर्फ नेशनलिटी पर है। तो स्वीडन में भी हो जाएगा और मेरे हिसाब से ये बेहतर भी है ओवरऑल। और मैं एक व्लॉग भी देख रहा था किसी एक साहब का, तो उनके हवाले से मुझे एक नॉलेज में एक बात आई कि हो सकता है कि जो फर्दर स्वीडिश माइग्रेशन जो है वो जो वर्क परमिट का कानून था जो 4 साल पे डिपेंड करता था, वो अगले 6 साल पे लेके जाने वाले हैं। मतलब 6 ईयर्स, हाँ 2 ईयर्स के 3 टाइम्स, उसके बाद आप परमिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। स्टिल 2 ईयर्स की एक्सटेंशन देंगे वो एक साथ, मतलब ऐसा नहीं 5-6 साल का एक साथ नहीं लगाएंगे, 5 साल का एक्सटेंशन नहीं लगेंगे। और इसके लिए सबसे बड़े, क्योंकि लोगों का यार मतलब 2 साल आप कमाओ, उसके बाद फिर वो टैक्स देते रहो आप, फिर अगले 2 साल, फिर 2 साल, उसके नई बहुत सारी पॉलिसीज़ आ जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं, तनख्वाहें बढ़ जाती हैं। कुछ तनख्वाहों को कुछ लोग मीट नहीं कर पाते, क्योंकि हर बंदा यहाँ पर जो भी है, जैसे रेस्टोरेंट में जिनके पास वीज़े होते हैं या क्लीनिंग के वीज़े होते हैं, जैसे ब्लू कॉलर जॉब की अगर आप बात करें तो उसमें प्रॉब्लम आती है। नहीं, वाइट कॉलर जॉब में तो नो डाउट क्योंकि स्वीडिश कानून को फॉलो कर रहे हैं पूरी तौर पे, तो उसमें कोई इतना बड़ा इशू नहीं होता। लेकिन ब्लू कॉलर जॉब में जिस तरह रेस्टोरेंट और क्लीनिंग की जॉब और छोटे मोटी जॉब, ये सब जो है केयर टेकर की जॉब, इनमें बड़े इशूज़ आते हैं ना, क्योंकि तनख्वाह का जो ग्राफ होता है वो नीचे ऊपर होता रहता है। बिल्कुल ऐसे, और ये बहुत लेंथी प्रोसेस हो जाएगा और रिस्की भी हो जाएगा, क्योंकि जो प्रैक्टिस रही है 10 सालों में स्वीडन में कि आपके किसी एक दिन की भी अगर सैलरी शॉर्ट है या मतलब कोई, मतलब उसमें मेन इस तरह की रीज़न भी है कि लोगों के पास वेकेशंस नहीं थी और माँ बाप को एक्सपायर हो गया या किसी इमरजेंसी में उन्हें ट्रैवल करना पड़ा, लेकिन माइग्रेशन ने ये बिल्कुल भी कंसीडर नहीं की उनकी रिक्वेस्ट के, या एक्सेप्ट नहीं की, और वो मतलब या तो उन्हें फर्दर टैक्स या ड्यूरेशन स्पेंड करना पड़ा या फिर सिंपली स्ट्रेट रिफ्यूज़ कर दिए उनके वीज़े, एक्सटेंशंस वगैरह। तो इस तरह के एक चीज़ से बड़ी अच्छी थी कि यहाँ पर स्वीडन में कि इन्होंने लास्ट ईयर से 1-2 साल पहले से जो है ना, वो तकरीबन इन्होंने यहाँ पर जॉब सर्चिंग वीज़ा स्टार्ट किया था। उससे ये कि थोड़ा सा रिलैक्स मिला है कि जो स्टूडेंट यहाँ से डिग्री करने के बाद वापस अभी आपको जाना नहीं पड़ता, स्टूडेंट्स के लिए, स्टूडेंट के लिए क्योंकि यहाँ पे जॉब सर्च कर सकते हैं। लेकिन जो लोग वर्क परमिट पाए तो उन्हें स्टिल वर्क परमिट लेना पड़ता है, और वो उस तनख्वाह को, जो सैलरी आपको लिखते हैं आप अपने फॉर्म के ऊपर, उसको मीट करना पड़ता है। अदरवाइज माइग्रेशन आपकी किसी लेस है, यानी कि अगर 100 करोड़ भी अगर आपकी सैलरी लेस है तो उसको नहीं सुनती। अच्छा, अब आपको मैं बताऊँ, एक मेरे पास एग्जाम्पल है। एक लेडी है, उन्होंने जो है डिग्री की थी और 1 साल का वो जॉब सर्चिंग वीज़ा अप्लाई किया, और जहाँ तक मेरी नॉलेज है उनको वो पूरे साल में वैलिड वीज़ा लग के नहीं आया। अच्छा। और वो मतलब वो वेट में रहा, कोई रिफ्यूज़ नहीं किया, और उससे एक चीज़ का नुकसान क्या हुआ कि उन्होंने जिस जॉब्स के लिए अप्लाई भी किया तो वहाँ पे हर एम्प्लॉयर उनसे पूछता था कि वैलिड वीज़ा सही है, आप पेपर ला के तो आप दे सकते हो कि यार मैंने वीज़ा अप्लाई किया हुआ है, लेकिन वो 1 साल की ड्यूरेशन था। तो ये थोड़ी सी
जो अनसर्टेनिटी ये थी वहाँ पर कि अगर उनको वीज़ा नहीं इशू होता तो वो फिर किस तरह लीगली जॉब कर सकती कंटिन्यू, और फिर वो स्वीडन से बाहर से जाके उन्हें वर्क परमिट अप्लाई करना पड़ता। तो बहुत सारे रिस्क फैक्टर थे। तो और सबसे बड़ा इशू ये था ना कि अगर आपको वीज़ा मिल भी जाता है, लास्ट मिसाल के तौर पर उन्होंने 1 साल का वीज़ा अप्लाई किया, तो अगर आपको 8 महीने 9 महीने के बाद वीज़ा मिलता है तो वो 3 महीने का वीज़ा रह जाता है। और कोई भी कंपनी यहाँ पर 3 महीने के वीज़े को नहीं एक्सेप्ट करती, नहीं कर सकती। एटलीस्ट 6 मंथ का वीज़ा चाहिए होता है। तो वहाँ ये ओवरऑल इस पॉलिसी और इस चीज़ को भी देखना चाहिए कि अगर वो जॉब सर्चिंग वीज़ा, अगर उसने डिग्री कंप्लीट की है जो कि सिर्फ सिंपल रिक्वायरमेंट है, यही है ना आई थिंक, और अगर वो रिक्वायरमेंट पूरी की है तो उसको फ़ौरन क्विक वीज़ा इशू करना चाहिए। मतलब मैक्सिमम चलें 2 से 3 वीक ले लें डेफिनेटली, क्योंकि वो इतना शॉर्ट टाइम है, और उसमें जॉब सर्च करना, फिर जॉब अप्लाई, और फिर जॉब जो प्रोसेस है हायरिंग का वो भी कम से कम 3 से 5 महीना ले लेता है यहाँ पे। और वो सारे प्रोसेस, डिफरेंट स्टेप, टेक्निकल इंटरव्यूज़, HR इंटरव्यू, ये सारी चीज़ें, और फिर उसके साथ फिर उसके बाद खैर फिर प्रोबेशन पीरियड, अगर कोई आपको जॉब ऑफर होती है प्रोबेशन पीरियड, तो ये सारा मिलाकर वो 1 साल का बहुत कम वो ड्यूरेशन है। लेकिन तो जितनी जल्दी वीज़ा हो सके मेरे हिसाब से इस मसले को कैसे हल किया जा सकता है, और या हमारे जो एम्बेसडर हैं अपनी कंट्री सारे एम्बेसडर जो है लेकिन वो ये तो इस चीज़ को कैसे ये तो पाकिस्तानियों के लिए नहीं है ना, नहीं, ये तो पाकिस्तानी ये तो लेकिन ओवरऑल जनरली सबके लिए, कहीं कोई वैसे अगर हर आता है। कंट्री के एम्बेसडर अगर ये मिल के बात करते हैं तो डेफिनेटली माइग्रेशन मिनिस्टर से, जो माइग्रेशन की जो मिनिस्टर, नहीं मैं सिर्फ अपने पाकिस्तानी एम्बेसी के हवाले से बात नहीं कर रहा, यहाँ पर दुनिया में जितनी भी एम्बेसी जहाँ से लोग स्टूडेंट ज़्यादातर आते हैं, मिसाल के तौर पर मैक्सिको हो गया, इंडिया है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, इन तमाम के अगर एम्बेसडर मिलकर यहाँ के माइग्रेशन के जो माइग्रेशन मिनिस्टर हैं, स्वीडिश माइग्रेशन मिनिस्टर, उनसे अगर हम बात करें, मीटिंग करें, कंडक्ट करें, और इस पॉलिसी को ज़रा कम मतलब ये आप क्या कह सकते हैं, मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि जितनी जल्दी ये वीज़ा इशू हो सके, बस वो ये कि हाँ टेन्योर जो है ना, जो ड्यूरेशन है वीज़ा लगाने का, क्योंकि देखो वो कम से कम किया जाए। ये कोई परमानेंट वीज़ा नहीं है, कोई कोई इस तरह नहीं कि आगे आके कोई नेशनलिटी आप ऑब्टेन कर सकें। तो ये सिंपली जो है जॉब सर्चिंग वीज़ा है। तो वो जो जॉब सर्चिंग वीज़ा जो है, जो इतना लंबा ये टाइम ले रहे हैं इशू करने में, तो ये तो मतलब जो उसका मकसद है, जो एसेंस है, वो ख़त्म हो जाता है। डेफिनेटली, क्योंकि आपका एक माइंड लगा हुआ है कि यार कब मुझे वीज़ा इशू होगा, कब मुझे जॉब ऑफर होगी, कब मैं प्रोबेशन पीरियड, क्योंकि जाहिर है प्रोबेशन पीरियड के लिए कोई 3 से 6 महीने के लिए तो कोई कंपनी, कोई एम्प्लॉयर आपको वीज़ा ऑफर नहीं करेगा। वो आपका जब आप अगर आप उसकी एक्सपेक्टेशंस पे पूरे उतर जाते हैं, और जाहिर है वो जो प्रोबेशन पीरियड इसीलिए होता है, उसके बाद ही वो आपको जब परमानेंट ऑफर करेगा तो वो फिर उस प्रोसेस को कंटिन्यू करेगा। सही है भाई, हम अपने पास से आपको हायर करते हैं परमानेंटली, और जो भी वीज़ा वगैरह है ये प्रोसेस को क्योंकि ये बड़ी हॉट न्यूज़ चल रही थी आजकल स्वीडन में ना, बहुत ज़्यादा हॉट न्यूज़ चल रही है। नहीं ऐसा ही है वीज़े के हवाले से, और इसी में मैं सोच रहा था कि कोई व्लॉग बनाऊं और आप तक लोगों को ये खबरें पहुंचाऊं कि स्वीडन में ताज़ा सूरत हाल क्या है इस वक्त न्यूज़ की ना, यानी कि करंट अफेयर्स क्या चल रहा है। इसके अलावा भी एक आध करंट अफेयर्स है, नहीं वो तो बहुत सारे करंट अफेयर्स तो बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन ये वक्त के साथ साथ अच्छा है कि ये तो आपके जो व्यूअर्स हैं ये बताएंगे कि इन लोगों को कैसा लगा ये जो न्यूज़ है यहाँ से, और जो इन्फॉर्मेशन है जाहिर है अगर उनको पसंद आती है और भी इससे रिलेटेड चीज़ें, तो हम इसको और डेप्थ में जाके और फिर उस पूरे प्रोसेस को भी कवर करेंगे डेफिनेटली। और स्वीडन के अलावा भी हम कंट्री टू कंट्री और भी यूरोपियन कंट्रीज़ की दूसरी जो पॉलिसीज़ हैं, इमिग्रेशन पॉलिसीज़, उसको हम डिस्कवर भी करेंगे और आप तक सारे पैगाम पहुंचाएंगे, ताकि मतलब जितनी मतलब अच्छे तरीके से और आसानी के साथ आप दूसरे ममालिक से स्वीडन या यूरोप पहुंच सकें तो बेहतर है। क्योंकि हमारे मुल्कों के हालात इस वक्त जो है ना इस तरह के नहीं है कि वहाँ पर बंदा मतलब कोई बंदा भी मैक्सिमम मैं ये समझता हूँ कि 70 से 80% बंदा कोई खुशहाल नहीं है। तो हर कोई बंदा जो है ना वो यूरोप की या अमेरिका या कनाडा या ऑस्ट्रेलिया इधर उधर मूव करना चाहता है। तो हर कंट्रीज़ के अपने अलग अलग इमिग्रेशन पॉलिसीज़ हैं। तो मेरी मेराज की कोशिश है कि हम उन कंट्रीज़ के अंदर भी जाएं और जाकर वहाँ की इमिग्रेशन पॉलिसी जितनी गाइडेंस हो सके हम लोगों की मैं अपने प्लेटफॉर्म पे भी और आप भी अपने प्लेटफॉर्म पे मिल के एक म्यूचुअल इस तरह की चीज़ करते हैं कि यार आने वालों के लिए, बल्कि मैं तो चाहता हूँ कि लोग निकलें और अपॉर्चुनिटी का अवेल करें, क्योंकि जाहिर है हालात भी इस तरह के हैं। उसमें हम क्या डेप्थ में जाएं ज़्यादा, लेकिन हालात इस तरह की जो रियलिटी है कि सही है यार, निकलो घरों से निकलो, कोशिश करो, उसके लिए बेस रेडी करो अपने आप को, उसके लिए एलिजिबल करो, चाहे स्टूडेंट पे आते हो चाहे वर्क परमिट पे आते हो, और निकल के और अपने हालात अपनी एजेंट का सहारा नहीं ले। और हम ये कोशिश करेंगे कि बिना किसी एजेंट के आपको पहुँचाए हुए ऐसी गाइडेंस देंगे ताकि आप खुद भी अपने आप बिल्कुल सिंपल और स्ट्रेट कि हाँ बिल्कुल ताकि इजीली आप कर सको आसानी के साथ। हाँ तो दोस्तों, आज का ये व्लॉग आपको कैसा लगा? उम्मीद करता हूँ कि पसंद आया होगा, क्योंकि हमने इस व्लॉग में जो है ना स्पेशली स्वीडन की इमिग्रेशन पॉलिसी के हवाले से डिस्कस की, बात की आपसे और अपने दोस्तों के साथ गुफ्तगू की। और जैसे कि आपने देखा कि इस इमिग्रेशन पॉलिसी के साथ साथ हमने स्टूडेंट की उस पॉलिसी को भी डिस्कस किया, क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट बहुत सारे आते हैं और इस साल
हमें कोई भी स्टूडेंट पाकिस्तान का नज़र नहीं आया, जिसकी वजह से हमने थोड़ी सी तशवीश का इज़हार किया सारे हम तमाम दोस्तों ने। तो हमने सोचा कि कोई ना कोई एक व्लॉग बनाया जाए ताकि आप तक ये सारे मामलात को शेयर किया जाए। तो आप ना कमेंट ज़रूर दीजिएगा, इस व्लॉग को अगर पसंद आए तो शेयर कीजिएगा और कमेंट दीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट की बेस पर ही हम आगे अपने तमाम व्लॉग बनाएंगे। और जैसे आपके कमेंट्स हम तक मिलेंगे तो मुझे मिलेगा तो मैं आगे मैं और महराज हम दूसरी कंट्री में जाके भी उनकी इमिग्रेशन पॉलिसी को ऊपर डिस्कस करेंगे और आप तक पहुंचाएंगे फीडबैक, ताकि आपको आसानी हो सके। क्योंकि आपका फीडबैक हम मेरे लिए बहुत अहमियत का हामिल होता है, क्योंकि इसी के बेस पर भी हम व्लॉग बनाते हैं। और यार मौसम आज बड़ा ही गंदा हो गया है, खांसी हो रही है, आपको खांसी हो रही है, डेफिनेटली खांसी हो रही है। और चले कह रहे कोई नहीं, आपके फंदा लग रहा है मेरा गले में, डेफिनेटली। तो आप इस व्लॉग को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और पसंद आए और अपने कमेंट देना ज़रूर ना भूलिएगा। और अगले व्लॉग में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। चले अल्लाह हाफ़िज़।